स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल 2022 की जो वैकेंसी आई है, जिसको कि प्रायः सचिवालय सहायक के वैकेंसी के रूप में जाना जाता है। वो तृतीय स्नातक संयुक्त स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए मैं आप लोगों के समक्ष प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि एडिटोरियल पब्लिकेशन के द्वारा जो रिसेंटली हाल ही में जो पुस्तक पब्लिश की गई है उस पुस्तक से आज हम लोग उस पुस्तक का सबसे लास्ट प्रैक्टिस सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। डेली आप लोगों को एक एक प्रैक्टिस सेट जो है वो प्रतिदिन सुबह 9 बजे से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इससे पहले आपको 8 बजे आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और उसके बाद आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। आप वो टाइम में आप आराम से बना सकते हैं और उसके बाद फिर आप अटेम्प्ट इससे आप इसका डिस्कशन जो है वो देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं अलग बिहार एसएससी के लिए क्रिएट कर रखा हूँ और टेलीग्राम ग्रुप भी है। आप दोनों में से कोई भी ग्रुप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज को मंजूरी दिया है। ये करंट में मैं आप लोगों को पढ़ा रखा हूँ। यह जो कोविफेंज को मंजूरी देने वाला जो सरकार है वो है कनाडा की सरकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। यह जो है वो दुनिया का पहला ऐसा टीका है जिसे प्लांट आधारित प्रोटीन तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। कनाडा की अगर बात करते हैं तो कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो। भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो वायु शक्ति जो है वो जैसलमेर के पोखरण रेंज में वायु शक्ति अभियान का आयोजन किया गया है और इस अभियान में लगभग 148 विमान भाग लिए हैं, जिनमें कि 109 विमान जो थे वो लड़ाकू विमान थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान के जैसलमेर में। वहीं ध्यान रखिएगा वायुसेना की अगर बात आई है तो वायुसेना अध्यक्ष जो हैं वो अभी 27 में हैं, जिनका नाम है BR चौधरी। आगे है 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 कहाँ में आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है वो आयोजन इसका एक्चुअली मई महीने में हो चुका है, वियतनाम में आयोजित किया गया है, जिसकी राजधानी है हनोई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। यह तो 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई गेम है जिसका आयोजन ऑलरेडी हो चुका है 12 से लेकर 23 मई के बीच। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 32वां दक्षिण पूर्व एशियाई गेम जो 2023 में होगा उसका आयोजन कहाँ होगा, तो उसका आयोजन जो है वो कंबोडिया में किया जाएगा। वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना का संबंध किससे है? देखिए, इस मित्रा का फुल फॉर्म होता है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। तो टेक्सटाइल की अगर बात आई है यानी ये वस्त्र से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वस्त्र। वहीं अगर हम बात यहाँ पे वस्त्र की करते हैं तो कपड़ा मंत्रालय के मंत्री का नाम याद रखिएगा, जिनका नाम है पीयूष गोयल। और यह जो मित्रा योजना है इसका मुख्यतः उद्देश्य जो है वो उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना और साथ ही साथ निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं जिनका नाम है उस्ताद अहमद अली खान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमजद अली खान। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि अमजद अली खान का संबंध किससे है, तो ये सरोद वादक हैं। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक दूसरे विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सर्वाधिक दूसरे विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं उनका नाम है आर आश्विन, जो कि एक ऑफ स्पिनर है। उन्होंने कपिल देव का जो 434 विकेट का जो रिकॉर्ड था उसको पीछे छोड़ दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आर अश्विन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने ब्राजील के अमेजेनिया 1 को किस यान से प्रक्षेपित किया है? तो ब्राजील के अमेजेनिया 1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको PSLV C51 से किया गया है। इसरो जो है वो ब्राजील के अमेजेनिया 1 तथा DRDO के सिंधु नेत्र
के साथ कुल 18 उपग्रहों को PSLV C51 के द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, PSLV C51। PSLV के फुल फॉर्म याद रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। अमेजेनिया 1 की अगर बात करते हैं तो अमेजेनिया 1 से एक चीज़ याद रखिएगा, यह ब्राजील के द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने समर अभियान शुरू किया है? समर अभियान जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इस अभियान के मदद से सरकार जो है वो राज्य की माताओं, बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य में सुधार करके कुपोषण और एनीमिया के जड़ से समाप्त करने का जो है वो काम करेगा। इस अभियान का जो लक्ष्य रखा गया है वो 1000 दिनों का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड से समर अभियान के साथ साथ एक सहाय योजना भी आप लोग याद रखिएगा। एक योजना का नाम है सहाय योजना और एक योजना है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ये इसका भी संबंध जो है वो झारखंड से ही है। निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो देखिए, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने के लिए जो जम्मू के रियासी क्षेत्र है उसी में चेनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चेनाब नदी। याद रखिएगा, चेनाब जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किस दक्षिण एशियाई देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी का आदेश दिया है? तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। याद रखिएगा, हाल ही में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा भी जो है वो श्रीलंका की सरकार ने किया है। आगे है, समसूत्री विभाजन के किस अवस्था के दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? तो यह होता है मेटाफेज। समसूत्री का जो मेटाफेज अवस्था होता है उसी के दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र जो होते हैं वो मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। यहाँ कोशिका विभाजन की बात कही गई है। तो कोशिका विभाजन से एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में बिरचाउ ने देखा था। प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से किसको जाना जाता है? तो देखिए, एस्परजिलस जो होता है वो एक हानिकारक कवक है जिसको कि प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मकड़ियों में उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है? तो मकड़ियों जो होते हैं वो नाइट्रोजनी छड़क गुआनिन का उत्सर्जन करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुआनिन। नाइट्रोजन स्थितीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है। तो नाइट्रोजन स्थितीकरण करने वाला स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया जो है उसको नाम है एजोटोबैक्टर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एजोटोबैक्टर। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ दे कि नाइट्रोजन स्थितीकरण करने वाला सहजीवी जीवाणु कौन सा है, यहाँ तो स्वतंत्र जीवी जीवाणु आपसे पूछा, लेकिन अगर पूछ दे सहजीवी जीवाणु कौन सा है तब आपका आंसर राइबोसोम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लिटमस जो अम्ल क्षार पहचान में प्रयुक्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो यह जो है वो लाइकेन से प्राप्त होता है, लिटमस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। आप लोग पढ़े होंगे कि जनरली लेबोरेटरी में लिटमस पेपर का यूज किया जाता है जो कि एसिडिक और बेस का पहचान करता है। लाइकेन की अगर बात करते हैं तो रोसला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है यह जो लिटमस होता है। और लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है, जिसमें कवक तथा शैवाल का संबंध जो है वो परस्पर सहजीवी जैसा होता है। नेक्स्ट है, क्वेशियोकर तथा मैरिस्मस रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? ये एक्चुअली प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला एक बीमारी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। प्रोटीन से याद रखिएगा, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो जे बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। और प्रोटीन जो होता है वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। आगे, विटामिन B3 किसके उपचय में सहायक होता है? तो विटामिन B3 जो होता है वो ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल के उपचय में सहायक होता है। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नियासिन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18
कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो वो है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो मानव शरीर की एकमात्र ऐसी अंतर्स्रावी ग्रंथि है जो अपने हार्मोन्स को लगभग 2 महीने तक संग्रहित करके रख सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, थायराइड। अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो यकृत से याद रखिएगा। यकृत जो होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन जो है वो लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। वहीं अगर अग्नाशय की बात करते हैं तो अग्नाशय से याद रखिएगा, मतलब पैनक्रियाज जो होता है वो एक मिश्रित ग्रंथि होता है, मतलब अंतर्स्रावी भी होता है और बाह्यस्रावी भी होता है, और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है सिक परीक्षण किस रोग को पता लगाने में करते हैं। तो सिक परीक्षण जो होता है वो डिप्थीरिया रोग को पता लगाने में करते हैं, और डिप्थीरिया रोग जो होता है वो जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाला एक रोग है जो कि खास करके श्वास नली को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि होती है वो होती है स्टपेज, और अगर सबसे लंबी अस्थि पूछ दे तब होता है वो फीमर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टपेज। नेक्स्ट है एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म, प्रकृति और इनकी फोकल लंबाई क्या होगी। देखिए एक लेंस की जो शक्ति होती है वो डायोप्टर में मेजर की जाती है, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उसकी शक्ति जो है वो 2 डायोप्टर है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि P बराबर 1/f, और वही अगर f बराबर अगर आप निकालते हैं तो 1/p हो जाएगा। तो 1/p कीजिएगा तो 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 तो अब आंसर आ जाएगा, लेकिन अब बात रही कि उत्तल होगा कि अवतल होगा। तो जैसे ही पॉजिटिव है, मतलब एफ का जो मतलब मान है वो पॉजिटिव आता है, यानी कि वो एक उत्तल लेंस है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल और 0.5 मीटर। नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, यह आपको बताना है। देखिए वस्तु का प्रतिबिंब अगर वक्रता केंद्र पर वास्तविक तथा समान आकार का बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और समान आकार का। नेक्स्ट है कि सीटी स्कैन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो सीटी स्कैन की अगर बात करते हैं तो इसमें एक्स विकिरण का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स विकिरण के। देखिए अगर हम लोग बात एक्स किरण की करते हैं तो एक्स किरण का जो तरंगधर परिसर होता है वो 10⁻⁻10 मीटर से लेकर 10⁻⁻8 मीटर तक होता है, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम लोग आवृत्ति परिसर की अगर बात करते हैं तो वो 10⁻18 से लेकर 10⁻16 तक होता है। क्लियर है। आगे कह रहा है कि विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना होता है, 10⁻12 ओम मीटर से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आपसे यही पूछ दे कि अति चालक का प्रतिरोधकता कितना होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा 0 होता है, 0 होता है। वही अगर आपसे पूछ दे कि अर्धचालक का प्रतिरोधकता कितना होता है तो वो अस्थिर होता है। अगर पूछ दे विद्युत रोधी का कितना होता है तब अभी हम लोग देखें ही 10⁻12 ओम मीटर से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक होता है। और अगर पूछते धातु का प्रतिरोधकता कितना होता है तो वो होता है 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी रंग की लौ जो होती है वो उत्पन्न होती है। तो एक्चुअली देखिए जब हम किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो वहाँ पे खुले स्थान में उसको जलाते हैं तो ऑक्सीजन की पर्याप्तता होती है वहाँ पे। अब वो कैसा कलर का जलता है, नीला कलर का जलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर जो लौ प्राप्त होती है वो नीली लौ प्राप्त होती है। आगे है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है, आपसे पूछ रहा है। द्रव्यमान नहीं परिवर्तित होता है, संवेग नहीं, गति नहीं, दिशा परिवर्तित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा वृत्ताकार पथ में घुमाई जा रही है, और जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया जो कार्य होता है वो 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा, इसलिए टोटल वर्क डन भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 0।
निम्नलिखित में से किसकी इकाई जो है वो ऊर्जा की इकाई के समान होती है? ऊर्जा की इकाई के समान की अगर बात करते हैं तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल, जिसको कि न्यूटन मीटर बोला जाता है, और कार्य की भी इकाई वही होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य की इकाई जो होती है वो ऊर्जा की इकाई की समान नहीं होती है। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर नीति आयोग द्वारा संचालित विजन प्लान की समयावधि क्या है? देखिए, विजन नीति आयोग के द्वारा जो है वो 15 वर्षीय विजन प्लान जो है वो कार्यान्वित किए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 वर्षीय विजन प्लान जो है वो क्रियान्वित किए जा रहे हैं। याद रखिएगा, नीति आयोग की यहाँ बात आई है तो नीति आयोग जो है वो भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसको कि योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे, यह आपसे पूछ रहा है। देखिए, आप लोगों को याद होगा 2016, ये अप्रैल 2016 की बात है जब केंद्र की जो सरकार है, मोदी गवर्नमेंट जो है, वो यह वादा करती है कि हम 2022 तक किसानों के लिए आय दुगनी करने का एक खाका तैयार किए हैं। और इसी के लिए वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जो हैं अशोक दलबई जो थे, उन्हीं की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक दलबई। आगे है विश्व आर्थिक क्षेत्र नीति SEZ पॉलिसी किस वर्ष लाया गया? देखिए, SEZ होता क्या है, जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी जो है, ये SEZ की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वो किसी भी देश के भीतर एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रायः शुल्क मुक्त होता है। क्लियर है? ये तो समझ गए कि SEZ होता क्या है। अब बात आती है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति को लाया कब गया था? तो इसको 2000 में लाया गया था। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ दे कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब लाया गया था, तब 2005 में लाया गया था। और पूछ दे विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम कब लाया गया था, तब 2006 में लाया गया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे पूछे विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति तब 2000 में, क्षेत्र अधिनियम तब 2005 में, क्षेत्र नियम तब 2006 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 में। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है वो सामाजिक समता व न्याय के साथ आर्थिक विकास था? तो यह था किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसका टेन्योर था 2002 से लेकर 2007 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ध्यान रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करते हैं तो इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। चौथी पंचवर्षीय योजना में था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। नेक्स्ट है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण जो है वो जयपुर के एक राजा हुआ करते थे, सवाई जयसिंह, उन्होंने ही करवाया था। इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था जो कि दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में स्थित था। साथ ही साथ इनसे एक चीज़ और याद रखिएगा, सवाई जयसिंह से इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सवाई जयसिंह। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो अपना किसको राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु जो है वो MG रनाडे को मानते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, आप यहाँ महात्मा गांधी का आपसे पूछ रहा है तो आंसर जो होगा वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना जो है वो इन्होंने किया था। आगे पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? सिंधु सभ्यता में हुआ क्या था कि उसकी लिपि जो है वो आज तक नहीं पढ़ी गई है और इसके कारण उसे आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आध ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता को हम लोग जनरली सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं और इसकी खोज जो है वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता जो थी इसकी सर्वमान्य तिथि जो है वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है और यह जो है वो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है?
तो यह बात हो रहा है उत्तर वैदिक काल का, जो था 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। क्योंकि देखिए उत्तर वैदिक काल में होता क्या था कि समाज जो है वो 4 वर्णों में विभाजित था। एक हुआ करता था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। और इस काल में जो वर्ण होता था, मतलब जो कास्ट होता था, वो व्यवसाय के नाम से जो है वो बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होता था कि जो जिसका जन्म है, अगर जो क्षत्रिय में जन्म लिया है वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण में जो जन्म लिया वो ब्राह्मण है, शूद्र में जो जन्म लिया वो शूद्र है। साथ ही अछूत की अवधारणा जो है वो यही उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से एक चीज ध्यान रखिएगा, इस काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बात यहाँ हो रही है मिलिंद पन्हो की, क्योंकि मिलिंद पन्हो जो था वो एक पाली ग्रंथ है जिसमें हिंद यवन शासक हुआ करता था मिनांडर, और बौद्ध भिक्षु एक हुआ करते थे नागसेन। उन दोनों के बीच वार्तालाप का वर्णन जो है वो इसमें किया गया है, और इसमें व्यापारिक मार्गों का उल्लेख नहीं है। जबकि जो ये जो जातक कहानियां हैं और संगम साहित्य, इसमें व्यापारिक मार्गों का जो है वो उल्लेख मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिलिंद पन्हो। आगे है कि किस सुल्तान के समय खालसा भूमि जो है वो अधिक पैमाने पर विकसित हुई। बात कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी की। क्योंकि आप लोग जब मध्यकालीन भारत पढ़े होंगे तो उसमें यह पढ़े होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपना राजस्व सुधार जब करता है तो उसके अंतर्गत सबसे पहले वो जो इनाम में, मिल्क में, बफ के अंतर्गत जो जितनी भी भूमि दी गई थी उसको वापस लेकर खालसा भूमि में वो बदल देता है। ठीक है। और मुकदमे तथा चौधरी के जो विशेष अधिकार होते थे उसको वापस ले लेता है, और जो समस्त पैदावार का इसमें भू राजस्व जो है वो एक आधा कर देता है, मतलब 50% कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से याद रखिएगा, इसने जो है वो 2 नवीन कर भी लगाए थे, एक चराई कर था और एक घरी कर था। जो कि चराई कर होता था वो जनरली दुधारी पशुओं पर लगाया जाता था, और घरी कर जो होता था वो घरों पर लगाया जाता था। आगे है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 14 पूर्व जो है वो सबसे मतलब पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। क्योंकि देखिए जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे स्वामी महावीर, उनके द्वारा जो दिए गए थे मौलिक सिद्धांत उनको इसी 14 पूर्व में संकलित किया गया था। इसीलिए इस 14 पूर्व जो है वो जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। आगे है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो आप लोगों को एक नाम याद होगा, मोहम्मद शाह, जिसको कि सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण जिसको कि रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। यही मोहम्मद शाह के समय नादिर शाह जो है वो 1739 में आक्रमण करता है और मुगल सेना को पराजित कर देता है। और जब यह नादिर शाह वापस जाता रहता है तो ये मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा दोनों अपने साथ लेकर चला जाता है। तो जब मयूर सिंहासन ही अपने साथ लेकर चला गया तो उसके पहले वाला ही जो बैठा होगा, तो बात हो रही है मोहम्मद शाह जो था वो अंतिम मुगल सम्राट था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह से याद रखिएगा, इसी के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकलीज खान जो था वो निजामुल मुल्क की उपाधि धारण करता है और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी कर देता है। नेक्स्ट है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। तो ये फिरदौसी सिलसिला से थे, और बिहार शरीफ में संत सुफरुद्दीन मनेरी का दरगाह भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी। क्योंकि देखिए मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला ही जो था वो सबसे अधिक लोकप्रिय था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या गलत है, यह आपसे पूछ रहा है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, यह तो बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है, यह भी बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो भारत में निर्वाचन जो उपराष्ट्रपति का होता है वो संसद के दोनों सदन के सदस्य के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो ये गलत है। फिर है भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, ये भी गिरी होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन और चौथा बीबी गिरी, जिनकी टेन्योर था 1969 से लेकर 1974 तक।
आगे है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का बिल्कुल प्राप्त है, राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति का ये नहीं है। क्योंकि देखिए, भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं तो इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री का नियुक्ति का अधिकार नहीं होता है। क्योंकि राज्य के निर्वाचन जब चुनाव होता है उसके बाद संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वो बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। इसमें राष्ट्रपति जो होते हैं वो नियुक्त नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के अनुसार और संविधान में संशोधन का प्रस्ताव जो है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। केवल धन या वित्त विधेयक के लिए प्रतिबंधित होना रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो प्रथम संशोधन विधेयक जो है वो 1951 में लाया गया और इसी संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 का क और 31 का ख जोड़ा गया था और साथ ही साथ 9वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951। आगे है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे मत प्राप्त न हो सके। तो अगर कोई लोकसभा का प्रत्याशी है वो अपनी जमानत अगर उसको बचाना है तो कम से कम वैध मतों का 1/6 भाग जो है वो उसको प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर 1/6 भाग से कम प्राप्त करता है तो वो प्रत्याशी जो है वो अपनी जमानत राशि जब्त करवा लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वैध मत का 1/6। आगे है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? विधायी संबंधों का उल्लेख पूछ रहा है तो यह भाग 11 में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग पढ़े होंगे कि संघ और राज्य के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना करने के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान में किया गया है। अगर भाग 11 की बात करते हैं तो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक विधायी संबंध, अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख जो है वो किया गया है। अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर भाग 12 की बात करते हैं तो संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 264 से लेकर 291 के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है। अगर भाग 10 की बात करते हैं तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात कही गई है और भाग 16 की अगर बात करते हैं तो कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध दिया गया है अनुच्छेद 330 से लेकर कितना 342 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन को स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, आप लोग जब मूल अधिकार पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक तो उसमें आता है एक अनुच्छेद 19 और उसी में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। और उसमें अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का उल्लेख, तो यह है 19 के डी में। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 के डी। अगर 19 के सी की बात करते हैं तो 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। 19 ई की बात करते हैं तो देश में किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। और 19 के जी की अगर बात करते हैं तो कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता की बात जो है वो अनुच्छेद 19 जी में कहा गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? यह किया गया 99 संविधान संशोधन के द्वारा 2014 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर 58वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसमें 2012 में हुआ था और संविधान में अनुच्छेद 371 जे को शामिल किया गया था। अगर 57वां की बात करते हैं तो यह संविधान संशोधन जो था वो सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया था इसके थ्रू। और अगर 100वां की अगर बात करते हैं तो यह 2015 में हुआ था, जो कि भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो खगोलीय पिंड है? तो जनरली वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य है, चंद्रमा भी है, पृथ्वी भी है, उल्का पिंड भी है। तो ये सारे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? तो देखिए, रात्रि में आसमान की ओर जब देखते हैं तो तारों के जो विभिन्न समूहों के द्वारा जो बनाई गई आकृति दिखाई देती है उसको नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नक्षत्र मंडल। फिर है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है?
देखिए ये तमिलनाडु में होती है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है, यह पूछ रहा है। सुपीरियर है, ईरी है, मिशिगन है, ग्रेट बैरियर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट बैरियर नहीं है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है। तो महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण निम्नलिखित में से अगर बात करते हैं तो वो सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल होता है। देखिए सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। जब महासागर का जल जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तो उसको ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे चला जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% इस रेशियो में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन है। देखिए उत्तरी ध्रुव जो है वो आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। अब ध्रुव पे होता क्या है, एक्चुअली ध्रुव पे जो पृथ्वी है हमारी वो चपटी है, जिसके कारण ध्रुवों को पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी है वो न्यूनतम है, और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी थोड़ा उभार है, इसके कारण पृथ्वी के केंद्र जो है वो सर्वाधिक दूर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है वो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। तो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है पेरिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लंदन की अगर बात करते हैं तो लंदन जो है वो टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है, और रोम की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो टाइबर नदी के तट पर जो है वो बसा हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी जो है वो एक प्राकृतिक सूचक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन है। सर्वाधिक की अगर बात करते हैं तो पोटेशियम हो जाएगा, और न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो वो सोना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम तथा गोल्ड। आगे है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों ही सम्मिलित होते हैं। हाइड्रोकार्बन के दहन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला देता है, और असंतृप्त कार्बन जो होता है वो यौगिकों से बहुत अधिक काले धुएं वाली जो होती है वो पीली ज्वाला उससे निकलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। सिलिकॉन करता है, जर्मेनियम करता है, टेलुरियम करता है, आयोडीन नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था। तो रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल था उसको त्रुटियों को दूर करने के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए नील्स बोर ने एक मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसको कि बोर परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नील्स बोर। नेक्स्ट है, एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये नील्स बोर ही है। एटॉमिक थ्योरी हो गया, द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर हो गया, ये सब पुस्तक के लेखक कौन है, नील्स बोर ही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नील्स बोर। याद रखिएगा 1922 में नील्स बोर को परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान होता है 2.2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.4 से याद रख सकते हैं सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। 8.4 से याद रख सकते हैं समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, और 2.8 से याद रख सकते हैं शराब का पीएच मान जो होता है वो 2.8 होता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया है। तो विश्व कप क्रिकेट जो है वो सबसे पहले कब खेला गया था, 1975 में खेला गया था, भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है।
भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। हितोपदेश नारायण पंडित, बिल्कुल सही है। ट्रेन टू पाकिस्तान सुखवंत सिंह, बिल्कुल सही है। मिलिंद पन्हो अश्वघोष, ये गलत है, क्योंकि मिलिंद पन्हो पुस्तक जो है वो नागसेन के द्वारा लिखी गई है, जिसमें कि राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो है वो कहाँ वार्तालाप होती है, वो उसी का वर्णन जो है वो इस किताब में किया गया है। नेक्स्ट है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है वो 1953 में किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। अच्छा, अगर आपसे पूछते कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई है, तो साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे, विदेशिया लोकनृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, विदेशिया हो गया, छऊ हो गया, सरहुल हो गया, सोहराई हो गया, जट जाटिन हो गया, ये सब का संबंध झारखंड से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड से। नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये मैसूर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर में। नेक्स्ट है कि भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में अधिकांश वन जो होते हैं वो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिसको कि मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ये जो होते हैं वो कम घने होते हैं और बर्फ के एक निश्चित समय में अपनी पत्ती जो होते हैं वो गिरा देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। नेक्स्ट है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो है वो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तब ध्यान रखिएगा 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। फिर अब पटना पश्चिम बिहार कहाँ है? तो ये एटा में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, एटा में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दालमा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो झारखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहोर जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? तो बिहोर जनजाति संथाल, मुंडा, ओराव, कोरबा, भूइयाँ, ये सब जनजाति जो है वो झारखंड में निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में। तो यह था हमारा आज का वीडियो। देखिए, आप लोगों के लिए मैं बोला था कि मैथ्स और रीजनिंग भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चंस है और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो दोनों पीडीएफ के लास्ट में अटैच है। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ कि व्हाट्सअप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और जल्द ही आगे के 4-5 सेट के बाद एक्चुअली वो राइटिंग पैड ये सब का अरेंजमेंट थोड़ा सा हो जाने के बाद आप लोगों को जल्द ही मैथ्स और इसका रीजनिंग का सॉल्यूशन भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थोड़ा 4-5 सेट तक आप लोग कृपया पेशेंस रखिए और वो पीडीएफ के लास्ट से आप लोग उसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।